अभी हम लोगों को देखना है डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि दोष। दृष्टि दोष देखने से पहले मैं बता दूं कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो सामान्य मानव नेत्र है ना, वह निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की सभी दूरियों को क्या करता है, समंजित करता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश मानव नेत्र जो है अपनी समंजन क्षमता धीरे धीरे क्या करता है, खोते चला जाता है, जिसके कारण वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता है। और इस तरह का जो नेत्र होता है, आंख होता है ना, उसको दोष युक्त आंख कहते हैं। इस तरह की आंख को क्या कहेंगे हम लोग, दोष युक्त आंख कहेंगे। और दोष युक्त आंख से देखने की जो क्रिया है ना, वह दृष्टि दोष है। दोष युक्त आंख से देखने की जो क्रिया है वह क्या है, दृष्टि दोष है। तो पूछा जाए कि दृष्टि दोष क्या है, तो इस बात को आप रिपीट कर देंगे, स्पष्ट रूप से कह देंगे कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो मानव नेत्र होता है वह निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरियों को समंजित करता है, लेकिन समय बीतने के अनुसार किसी कारणवश मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो धीरे धीरे खोती चली जाती है, कम होती चली जाती है, जिसके कारण उसे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस तरह की जो आंख होती है, उस आंख को हम लोग क्या कहेंगे, दोषयुक्त आंख कहेंगे। और दोषयुक्त आंख से देखने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत लिया जाता है, अनंत माना जाता है। ठीक है, हमारा रेंज जो होता है, रेंज ऑफ विजन इसको कह सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की होती है। लेकिन जब वही समंजन क्षमता खो देने के कारण या समंजन क्षमता में गड़बड़ी आ जाने के कारण ये 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरियों को देखने में भी कठिनाई होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो आंख होती है वह कौन सा आंख होता है जी, इस तरह की आंख को हम लोग दोष युक्त आंख कहते हैं, दोष युक्त आंख कहते हैं। और दोष युक्त आंख से देखने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला माना जाता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो जाता है जरा दृष्टि दोष और चौथा हो जाता है अबिंदुकता। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं पहला, यानी कि निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। अब कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष, ये मायोपिया कहते हैं इसको, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो आप कह देंगे कि निकट दोष दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, पीड़ित नहीं, पीड़ित व्यक्ति जो होता है वह नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में वो सक्षम नहीं होता है, दूर की वस्तुओं को देखने में उसे कठिनाई होती है। तो इस तरह से रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है ना, वो निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति हुआ, अर्थात इस दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि, निकट की देखते, निकट की दृष्टि ठीक है लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। तो इस तरह की दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अर्थात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो कहेंगे कि ऐसा दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, तो उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। अब इसका मूल कारण क्या होता है, इसका मूल कारण यही होता है, मूल कारण से पहले जान लें कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यहां देखा जाता है कि किसी कारणवश ये प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से क्या होने लगती है, पहले बनने लगती है। तब रेटिना से पहले बनने का दो कारण है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने का दो कारण है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह नेत्र गोलक हो गया, इसके बीच में हमने लेंस डाल दिया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, रेटिना हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, रेटिना हो गया, जिससे किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है। और जब यहाँ रेटिना पे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दोनों कंडीशन की मैं चर्चा कर लेता हूं। यहाँ पे अगर ये प्रतिबिंब पहले भी बनने लगे या प्रतिबिंब बाद में भी बनने लगे तो हमें दोष हो जाता है, वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तो यहाँ हम निकट दृष्टि की बात करते हैं। तो निकट दृष्टि में होता क्या है कि यह जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बनने लगता है। प्रतिबिंब कहां बनने लगता है, रेटिना से पहले बनने लगता है। और रेटिना से पहले बनने का दो कारण होता है। पहला कारण यह हो सकता है कि आपका नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस की मोटाई जो है इसका बढ़ जाना। तो नेत्र गोलक का लंबा, जैसे मान लीजिए रेटिना यहाँ है और स्वस्थ नेत्र है हमारा, तो इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। लेकिन ये नेत्र गोलक लंबा हो गया, नेत्र गोलक लंबा होने के कारण रेटिना जो है खिसक करके कहाँ चला आया,
पीछे चला आया, आपके लेंस की फोकस दूरी जो है वो अपने फोकस दूरी के अकॉर्डिंग जो जहां पे प्रतिबिंब बनना चाहिए वहां पे बन रहा है, लेकिन रेटिना खिसक के कहाँ चला गया, पीछे चला गया। तो पीछे चला गया तो प्रतिबिंब क्या हुआ, इस माने नए रेटिना के पहले बनने लगा। तो प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनने लगा, तो यहाँ पे क्या कारण हो, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे नेत्र पर, कि हम नजदीक की वस्तु को तो देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होगी। दूसरा कारण, पहला कारण था कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दूसरा कारण यह है कि नेत्र गोलक आपका ज्यों की त्यों रहेगा, लेकिन ये आपका जो नेत्र लेंस है ना, इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। नेत्र लेंस की मोटाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो फोकसित हो रहा है यहाँ पे जाकर के मिल रहा है कहाँ, रेटिना पर, तो ये रेटिना पर न मिल करके रेटिना से क्या हो जाएगा, पहले मिलने लगेगा। तो रेटिना अपने पोजीशन पे है, अपने जगह पे है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, तो रेटिना से पहले बनने लगा। तो पूछा जाए कि कारण क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि इसका मूल दो कारण है। एक नंबर में हो सकता है कि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए, दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाए। तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़े तब भी और मोटाई बढ़े तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बनने लगता है। इसके कारण हमें दृष्टि दोष की उत्पत्ति हो जाती, दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, और दृष्टि दोष हो जाने के कारण आदमी क्या करता है, नजदीक की वस्तु को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। आइए इसके निवारण कैसे करते हैं। तो पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष का निवारण, तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, तो इस पर क्या करें कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। तो इसकी डिस्टेंस को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इसके डिस्टेंस को बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने के लिए ये जो यहां से झुकाव हो रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, तब ये कहाँ बनने लगेगा जी, रेटिना पे प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो थोड़ा सा इसको ऊपर करने के खातिर हम यहाँ पे क्या चीज लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस लगाने से होता क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें हैं ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और ऊपर होकर के इसके सामने आना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पे बना, मतलब इसकी दूरी को जब बढ़ा देता है या इसके डिस्टेंस को जब ये बढ़ा देता है, तो बढ़ाने के फलस्वरूप जो पहले यहाँ मिल रहा था यह पहले ना मिल करके क्या मिलेगा, रेटिना पर मिलेगा। तो यहाँ पे उपयुक्त फोकस दूरी इसकी होनी चाहिए। उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को लगा करके इस रोग से मुक्ति पाया जा सकता, मतलब मुक्ति पाने की बात मैंने नहीं, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जब दोष उत्पन्न हो गया तो इसे क्योर नहीं किया जा सकता है, पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है, बस इस लेंस को इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ पे लेंस लगा करके, मतलब एक जुगाड़ लगा करके इसको ठीक किया गया है। अब आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, अगर आपका नेत्र गोलक फिर से लंबा हो जाए या नेत्र लेंस की मोटाई फिर से बढ़ जाए, तो फिर ये रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए जुगाड़ लगा दिया जाता है। क्या चीज, तो इस लेंस के आगे एक और लेंस लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ, इसकी ऊंचाई बढ़ गई, बढ़ने के फलस्वरूप प्रतिबिंब जो पहले बन रहा था पहले न बन करके कहां बनने लगा, फिर से रेटिना पर बनने लगा, जिससे आप वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष। तो अब पूछा जाए कि इस दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि अवतल लेंस का। चलिए आइए देखते हैं दूसरा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसमें भी आप स्पष्ट रूप से परिभाषा को समझ लेंगे। दूरदृष्टि, जिसमें दूर की दृष्टि है लेकिन निकट की दृष्टि नहीं है। तो दूरदृष्टि का मतलब क्या हुआ कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में इसे क्या होती है, कठिनाई होती है। बस इसमें क्या होता है, ये आपका नेत्र गोलक हुआ, ये आपका नेत्र लेंस हुआ, यहाँ आपका रेटिना हो गया, जहां पे मुख अक्ष के समानांतर, इस लेंस के मुख अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन रहा है। ठीक है जी, ये आपका बिल्कुल स्वस्थ आंख है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि नेत्र लेंस जो है आपका आवश्यकता से अधिक पतला हो गया, आवश्यकता से अधिक पतला हो गया। तो आवश्यकता से अधिक पतला होगा तो जो ये किरणें हैं इसको ये बैंड कर रहा है, जब आवश्यकता से अधिक पतला होगा तो इतना ज्यादा बैंड नहीं करेगा, कुछ कम बैंड करेगा, कुछ कम बैंड करेगा। तो मिलना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन ये कहाँ मिलने लगा, रेटिना के पीछे। यानी कि प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, रेटिना के पीछे। पहला कारण नेत्र लेंस का पतला हो जाना। दूसरा क्या होगा कि आपका जो नेत्र गोलक है ना, यह जो नेत्र गोलक है, इससे पहले वाले में क्या था, लंबा हो था, और इसमें लंबा ना होकर के क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने के कारण आपका रेटिना यहाँ था, अब ये छोटा होने के कारण रेटिना पहले आ गया, लेकिन प्रतिबिंब को जहां बनना चाहिए था वहीं बन रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि रेटिना जो है अपने मूल बिंदु से खिसक कर पहले हो गई है ना, और जिसके कारण प्रतिबिंब कहां बनने लगा, रेटिना के पीछे बनने लगा। तो इसमें क्या होता है कि जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है तो इसके कारण व्यक्ति क्या करता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में उसे क्या होती है, कठिनाई होती है। फिर से एक बार देख लेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, तब क्या बताएंगे कि जिस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में उसे कठिनाई होती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि इसका मूल कारण क्या है, तो पहला कारण नेत्र लेंस का पतला हो जाना, और दूसरा कारण क्या बताया मैंने, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तभी यह दोष उत्पन्न होगा, और नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तभी यह दोष उत्पन्न होगा। आगे बात समझ में। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, देखिए जड़ा, समझ रहे ना, जड़ा बोले तो थोड़ा सा, तो इसमें जड़ा सा नजदीक देख पाता है और जरा सा दूर देख पाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से ना तो नजदीक की वस्तु को यह देख पाता है और ना ही ये दूर की वस्तु को। ठीक है, तो पूछा जाए कि जरा दृष्टि दोष क्या है, तो कहेंगे कि यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। अभी कुछ देर पहले जब मानव नेत्र का मैं डायग्राम बनाया था, चित्र बनाया था, उसमें दर्शाया था कि सिलेडी मांसपेशियां जो है ना, वो नेत्र लेंस को बांध कर लटका करके रखी हुई है, और दूर या नजदीक देखने के खातिर फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि जो उसकी समंजन क्षमता है, उसमें सिलेडी मांसपेशियां की भूमिका काफी अधिक होती है। कभी कभी क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आने के कारण नेत्र लेंस में जो सिलेडी मांसपेशियां हैं उसकी लचक जो है कम हो जाती है, और लचक कम हो जाने के कारण क्या होता है कि ना तो स्पष्ट रूप से नजदीक की वस्तुओं को देख पाते हैं और ना ही स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, दूसरे रूप में कह सकते हैं कि यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने के कारण तथा सिलेडी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण उत्पन्न होती है। और इसमें आंख जो होता है ना, वो निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु को भी क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, जिसके कारण से ना तो हम स्पष्ट रूप से नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम एक ऐसे लेंस का उपयोग करते हैं जिसमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने की भी क्षमता हो और दूर दृष्टि दोष को भी दूर करने की क्षमता हो। एक नजर यहां देख लेंगे, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि जो दोष है इसमें होता क्या है, नजदीक दिखता है, निकट दिखता है, लेकिन दूर नहीं दिखता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दिखता है लेकिन निकट नहीं दिखता है। यह समझ में आया। तो इस जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, ये तो समझ गए आप। अब यहां पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या चीज का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। क्या चीज का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ताकि निकट तो देख पाते हैं लेकिन दूर देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो दूर देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर देखना होगा या आधा भाग के सामने से देखना होगा, तब ना दूर दिखेगा जी। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता है। तो दूर को दिखाने के लिए हम क्या चीज का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। दूर को दिखाने के लिए, दूर दिखाने की जरूरत कब पड़ रही है, क्योंकि उन्हें निकट दृष्टि दोष हुआ है। उन्हें क्या चीज की दोष उत्पन्न हुआ है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का उपचार हम कैसे करते हैं, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का या अवतल लेंस लगा करके। अब यहां देखिए, ये आधा पार्ट है, तो ये आधा पार्ट के नीचे कब देखने की जरूरत पड़ेगी, जब नजदीक देखेंगे। आधा पार्ट के ऊपर देखने की कब जरूरत पड़ेगी, जब दूर देखेंगे। तो दूर देखने में कठिनाई हो रही है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। आधा पार्ट के ऊपर जो है हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इसमें अवतल लेंस का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। आधा पार्ट के नीचे
क्या चीज का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। स्पष्ट है? अब यहां पे देखिए, उत्तल लेंस क्या चीज के उपचार के लिए किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष का मतलब इसमें दूर दिखता है लेकिन नजदीक नहीं दिखता है, तो नजदीक दिखाने के लिए हम आधा चश्मा के नीचे ही ना ऐसे करके देखेंगे, तो आधा चश्मा के नीचे ही ना देखेंगे। तो आधा चश्मा के नीचे देखने का मतलब यह हुआ कि हमें नजदीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई हो रही है, तो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस, यानी कि दूरदृष्टि। और दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि। अब इस दोनों लेंसों से मिला करके जो लेंस बना, इसे हम क्या कहेंगे? बाइफोकल। बाइफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग। बाइफोकल कहिए या द्विफोकसी लेंस कहिए। स्पष्ट हो गया? कंफ्यूज नहीं होंगे। दूर दृष्टि मतलब दूर दिखता है, नजदीक देखने में कठिनाई होती है, तो नजदीक देखने के खातिर आधा लेंस के नीचे ही से ना ताकेंगे हम लोग, तो आधा लेंस के नीचे ताकेंगे, तो यहाँ इसके खातिर क्या चीज का उपयोग किया गया? उत्तल लेंस, ताकि दूर दृष्टि खत्म हो जाए। दूर देखने का मतलब आधा लेंस के ऊपर देखेंगे, यानी कि निकट दृष्टि। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस। और उत्तल और अवतल अवतल दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कौन सा लेंस बनता है? बाइफोकल लेंस। आ गई बात समझ में? अब प्रश्न पूछा जाए कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप क्या बताएंगे जी? सीधे कह देंगे बाइफोकल लेंस, यानी कि एक ऐसे लेंस का उपयोग करेंगे जिसमें अवतल और उत्तल दोनों हो। आ गई बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि चौथे दोष को। देखिए, ये चौथा जो बीमारी है अबिंदुकता, ये एक विचित्र बीमारी है। विचित्र बीमारी इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे व्यक्ति के मानसिक संतुलन भी क्या होता है? बिगड़ सकता है। समझ रहे हैं? आखिर क्यों? क्योंकि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है कि एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को एक साथ फोकसित नहीं कर सकता है। ध्यान देंगे, उदग्र तथा क्षैतिज, उदग्र तथा क्षैतिज, मतलब समझ रहे हैं ना? इसको देखेगा तो इसको नहीं, और जब इसको देखेगा तो इसको नहीं, मतलब कि एक साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता है। यह दोष जो है कार्निया की वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, उसकी सममिति में कमी आ जाने के कारण, यानी कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली जो किरणें हैं वह रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित हो जाती है। रेटिना पर एकत्रित नहीं होती, एक बिंदु पर नहीं जाती है, लेकिन भिन्न भिन्न एक बिंदु पर नहीं जाती है। यह क्या होता है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या हो जाती है? फोकसित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप किसी एक दिशा की वस्तु तो स्पष्ट रूप से फोकसित हो पाती है, लेकिन उससे लंबवत दूरी जो होता है ना, वो स्पष्ट रूप से फोकसित नहीं हो पाती है। कारण कि जब रेटिना पर भिन्न भिन्न दिशाओं में फोकसित होना शुरू हो जाएंगी, तो आप जहां पे फोकस करेंगे सिर्फ वही बात को, उसी को देख पाएंगे। यानी कि क्षैतिज देखना चाहेंगे तो क्षैतिज दिखेगा, और उदग्र देखना चाहेंगे तो उदग्र दिखेगा, यानी दोनों को आप एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। इसलिए कभी कभी वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब जो होता है रेखीय हो सकता है, वृत्तीय या किसी अन्य आकार का बन जाता है। रेखीय, वृत्तीय या किसी अन्य आकार का बन जाता है। तो जब प्रतिबिंब रेखीय, वृत्तीय या किसी अन्य आकार का बन जाएगा, तो क्या आप इस दोनों को एक साथ फोकसित कर पाएंगे? दोनों को एक साथ देख पाएंगे? नहीं। तो ये जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के चेहरे पे आप देख रहे हैं, तो ये आंखें हैं, ये क्या है? आंखें हैं, इसको क्षैतिज मान लेते हैं, और ये नाक है, उदग्र मान लीजिए। जब गौर करेंगे इसकी आंखों पे, आंख देखने की कोशिश करेंगे तो आंख तो स्पष्ट रूप से दिखेगा, लेकिन नाक गायब। जब नाक पे आप फोकस करेंगे तो आंख गायब। एक थाली में चावल दाल परोस दिया गया है, एक ही थाली में चावल और दाल परोस दिया गया है। अब आप फोकस करेंगे चावल पे तो दाल गायब, और दाल पे फोकस करेंगे तो चावल गायब। इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्षैतिज देखेंगे तो उदग्र गायब, उदग्र देखेंगे तो क्षैतिज गायब। ठीक है? यही कारण है कि इसे विचित्र बीमारी कहा जाता है, और इससे मानसिक संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। ठीक है? पूछा जाए कि कारण क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि कार्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण उत्पन्न हो जाती है। जो कार्निया की वक्रता होती है ना, उसकी सममिति में गड़बड़ी हो जाने के कारण यह दोष
उत्पन्न होती है और इसके कारण आंख में प्रवेश करने वाली जो किरणें हैं वो रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित हो जाती हैं, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब एक जगह न बन करके भिन्न भिन्न रूप में बनना शुरू हो जाता है। तो भिन्न भिन्न पॉइंट पे बनता है, तो जहां फोकसित करेंगे वही बात को उसी बिंदु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अर्थात क्षैतिज देखते हैं तो उदग्र गायब और उदग्र देखते हैं तो क्षैतिज गायब। यही कारण है कि इसे विचित्र बीमारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि रोगी की मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तब जाकर के एडजस्ट हो पाता है। चलिए, इस तरह से 4 दृष्टि दोष देखें। अब ये ध्यान रखेंगे, दृष्टि दोष तो बहुत चीज होता है। रेटिना में भी गड़बड़ी होने के कारण होता है, जो क्षर शंकु है उसमें गड़बड़ी होने के कारण होता है, कभी कभी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। कुछ देर पहले हम लोग मोतियाबिंद की चर्चा किए थे कि आंखों की जो लेयर है, ऊपर जो चमकीला भाग है, यह दूधिया हो जाता है। तो अनेकों बीमारी है, लेकिन नेत्र की जो लेंस है उस लेंस से संबंधित गड़बड़ी होने वाले कितने रोग हैं? 4, जो समंजन क्षमता बिगाड़ देता है या फोकल लेंथ में परिवर्तन कर देता है या करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यानी कि नेत्र लेंस में गड़बड़ी होने के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग है ना, यह 4 रोग है ना। यानी कि नेत्र लेंस से होने वाले गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग है, समंजन क्षमता बिगड़ने के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, यह मूल रूप से 4 हैं। चारों की चर्चा अभी हम लोग किए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो अभी हम लोग मानव नेत्र को स्पष्ट रूप से देख पाए हैं। अब आइए देखते हैं रंग बिरंगा संसार होता क्या है और इसमें कौन कौन से मूल बिंदु दिए गए हैं। इस बिंदुओं के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा प्रिज्म। प्रिज्म है क्या, इसको जान लेते हैं। तो कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 फलकों से घिरा रहता है। 3 नहीं, यहाँ 5 फलक की चर्चा हम करेंगे। एक नीचे एक ऊपर होता है जिसकी चर्चा इसमें नहीं किया गया, अर्थात साइड की 3 फलकों से मिलकर बना होता है, घिरा रहता है, जिसका कोई 2 वर्तक फलक आपस में समांतर नहीं हो सकता, कभी पैरेलल नहीं हो सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। अर्थात कह देंगे कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है और जिसका कोई भी 2 वर्तक सतह जो होता है या प्रवर्तक सतह होता है वह समांतर नहीं होता है, वो प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो प्रायोगिक रूप में सिर्फ इसे त्रिभुजाकार फॉर्म में यूज करते हैं। त्रिभुजाकार फॉर्म में, चूंकि 3D डायग्राम स्केच करके पढ़ाना बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिस कारण से त्रिभुजाकार रूप में यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये होता क्या है, फलक की चर्चा कर लेते हैं। स्पष्ट हो गया? इसमें क्या है, देखिए यहां से ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहां से ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये एक फलक हुआ। यहां से क्या पार्ट दिखा? एक फलक हुआ। और जस्ट अपोजिट ये ये और ये कितना हुआ? एक फलक हुआ। ये पहला फलक और ये दूसरा फलक, 2 फलक हो गया। और तीसरा जो है इसके पीछे दिया गया है, तीसरा जो है इसके पीछे दिया गया है, तो ये 3 फलक, 3 फलकों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये त्रिभुजाकार क्या है, तो ये ब्लैंक है, खाली है। अब इसको चाहे तो यहाँ पे त्रिभुजाकार शेप दे करके नीचे और ऊपर से ढक सकते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन प्रयोग में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी तीनों फलकों की चर्चा करते हैं। देखिए, तीनों फलक को जब आप अगर अलग करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि देखिए ये एक फलक हुआ, यह एक पहला फलक हुआ, और यहाँ पे देखिए ये दूसरा फलक हुआ। ये पहला फलक हुआ और ये दूसरा फलक हुआ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये तो देख रहे हैं ना चरखुट्टा आयताकार रूप में, ये भी है। तो ये तीसरा फलक हुआ। तो इसमें इसको जोड़ दिए और इसमें इसको सटा दिए, हो गया। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बीच का जो होता है खाली होता है, इसके ढकने के खातिर आप क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो ढक देंगे तो ये इसको चौथा कह सकते हैं, ऊपर ढकेंगे तो पांचवा कहेंगे। लेकिन प्रयोग में हम सिर्फ 1, 2 और सामने वाला, पहला दूसरा और ये सामने वाला 3 ही फलक का उपयोग करते हैं। अब इस 3 फलकों में ध्यान देंगे, इस 3 फलकों में
प्रकाश इसी से प्रवेश करता है और इससे निकलेगा। अगर इससे प्रवेश करा रहे हैं तो इससे निकलेगा, इससे प्रवेश कराते हैं तो इधर। मेरा मतलब है कि जब सामने वाले से प्रकाश डालेंगे तो या तो लेफ्ट निकलेगा या राइट निकलेगा। तो लेफ्ट निकला तो 1 नंबर से, राइट निकला तो 2 नंबर से। 1 नंबर में प्रवेश कराते हैं तो या तो लेफ्ट कटा तो 2 नंबर से, राइट कटा तो 3 नंबर से, ऐसा ही। यानी कि हमेशा इसके खातिर 2 फलक ही यूज किए जाते हैं, अर्थात ये कुल मिलाकर के कितने फलक हुए, ये उपयोग में आने वाले 3 फलक हुए। ठीक है, तीनों को आपने देख लिया। लेकिन प्रयोग जब हम करते हैं तो यहाँ पे इसका उपयोग जो है हम त्रिभुजाकार रूप में ही करते हैं। और ध्यान देंगे नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये आधार होता है और चौला भाग होता है। और जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को डालते हैं और अगर माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होता है तो वो प्रकाश जो है अपने पथ से विचलित हो जाता है, और विचलित होकर मुड़ता किधर है, तो जिधर जिसका घनत्व ज्यादा, यानी कि जो चौला वाला भाग होगा। तो जब इसमें प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश डालने के बाद देखेंगे कि ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, अर्थात इधर ही मुड़ जाएगा। सेम क्रिया इसके साथ भी होता है। ठीक है, इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आगे कि प्रकाश कैसे प्रवेश करता है और कैसे प्रवेश करके विचलित हो जाता है, अलग अलग वर्णों में बंट जाता है। ठीक है, तो आप प्रिज्म की परिभाषा देख चुके हैं। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिससे होकर के प्रकाश को गुजारा जाता है। तो प्रकाश के गुजरने के फलस्वरूप प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। और इसी के खातिर प्रिज्म का हम लोग मूल रूप से उपयोग करते हैं, इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं है। वर्णों को विक्षेपित करने के लिए, वर्णों को अलग अलग रंगों में बांटने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रिज्म का कोण क्या है। तो प्रिज्म के किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच जो कोण बनता है, प्रिज्म के किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच जो कोण बनता है, इसी कोण को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म का कोण कहते हैं। और इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पहला अपवर्तक सतह और ये दूसरा सतह, और दोनों यहाँ पे मिल गया, दोनों यहाँ पे मिला तो क्या बना, यहाँ पे एक कोण बना ना। तो इसी कोण को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण, और इसे कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ठीक है, आइए प्रायोगिक रूप में हम कैसे इसका उपयोग करते हैं इस पे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रिज्म का उपयोग जो होता है त्रिभुजाकार रूप में लेकर उपयोग करते हैं, जबकि मूल रूप से मैंने क्या बताया था, 3 आयताकार सतह और 2 ठो त्रिभुजाकार सतह। तो त्रिभुजाकार सतह है जो ढकने के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी प्रकाश के अपवर्तन के खातिर हम 3 सतह, यानी कि जो तीनों आयताकार सतह है उसका उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका प्रिज्म हुआ, और प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, व्हाइट लाइट, यानी कि श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो यह गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, बंट जाता है। गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है, और बंट करके मुड़ता किधर है जी, तो जो भाग चौला है, पहले भी चर्चा मैंने कर दिया था। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है, और अवयवी रंगों में बंटने की घटना जो होती है उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पूछा जाए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है। अवयवी रंगों में बंट जाने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विक्षेपित वर्ण को हम क्या किए कि एक स्क्रीन पर, यानी कि एक पर्दे पर प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे क्या बना, एक रंगीन पट्टी बनी, रंगीन पट्टी बनी। अब यहाँ पे होता क्या, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहाँ पे रंगीन पट्टी बनी। इसी रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है, तो कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। बटे वर्णों को जब हम एक स्क्रीन यानी कि पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो एक रंगीन पट्टी मिलती है। इसी रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इसमें बटा, तो ये विचलन हुआ तो देख रहे हैं कि सबसे नीचे V है और सबसे ऊपर R है, मतलब कि सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। अब पूछा जाए कि सबसे ऊपर रेड क्यों और सबसे नीचे वायलेट क्यों, तो देखा जाता है कि जो ज्यादा विचलित होता है, जो हल्का होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य काफी कम होता है, वो सबसे नीचे चला आता है। और जो भारी होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, उसमें विचलन क्या होता है, कुछ कम होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लेंगे कि एक हाथ में अनेक गोलियां लें, जिसमें एक सीप का बना हो, फाइबर का बना हो, दूसरा तीसरा मान लीजिए
काफी हल्के प्लास्टिक का बना है, कंचा का बना है और एक लोहे का बना है। इस तरह से जब गोलियों को फेंकेंगे, बल लगाएंगे, तो बल लगाने के बाद पाते हैं आपकी जो भारी गोली है वो काफी दूरी तय करता है और जो हल्का है वो जल्दी रास्ते में ही गिर जाता है। तो सेम वही घटना होता है। तो जो भारी होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, वो रेड होता है, ये काफी अधिक दूरी तय करता है। और वायलेट जो होता है ना, बैगनी जो होता है, वो काफी हल्का होता है, जिस कारण से पहले ही मुड़ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से सबसे हल्का, उससे थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा भारी करते करते सबसे भारी के रूप में जो होता है वह रेड होता है। सबसे भारी के रूप में जो होता है वो रेड होता है। यानी कि सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है जी? तो रेड का होता है। यहाँ पे आप इसे संक्षेप में याद करेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारे और गुजारने के बाद यह अपने अवयवी रंगों में जब बना, तो कौन कौन से रंग का निर्माण हुआ? तो रंग तो अनेकों बनते हैं, लेकिन मूल रूप से हम लोग क्या देख रहे हैं? विवग्योर, VIBGYOR। विवग्योर देख लेते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो और R फॉर क्या होता है? रेड होता है। क्लियर है? R फॉर क्या होता है? रेड होता है। इस तरह से पूछा जाए कि इसमें सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो वायलेट का, चूंकि सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? वायलेट का। और सबसे कम किसका हुआ? तो रेड का। अब पूछा जाए कि सबसे कम विचलन रेड का क्यों होता है, तो कहेंगे कि रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है उसमें विचलन कम होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसमें विचलन ज्यादा होता है। ठीक है? आप देखे होंगे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्षितिज जो होता है हमेशा लाल दिखाई प्रतीत होता है। कारण कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमसे, माने हम जहां होते हैं वहां से सूर्य की दूरी काफी अधिक होती है, और दूरी काफी अधिक होने के कारण हम तक प्रकाश की किरणें वही पहुंच पाती है जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? रेड का होता है। तो रेड ही हमारे पास पहुंच पाता है और बाकी लोग क्या होते हैं? रास्ते में लुढ़क जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। जिस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज जो होता है कैसा प्रतीत होता है? तो लाल प्रतीत होता है। ठीक है? जब दोपहर का समय होता है तो सभी वर्ण हमारे पास पहुंच जाते हैं, चूंकि दूरी कम होता है, और सभी वर्ण पहुंचने के कारण जब सभी रंग फिर आपस में मिल जाएंगे तो मिल जाने के बाद क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश बन जाएगा। अर्थात दोपहर में सूर्य का रंग कैसा हो जाता है? तो श्वेत हो जाता है। ठीक है? आई बात समझ में? तो इस तरह से आप विवग्योर याद रखेंगे या बैजानी हपी नाला याद रखेंगे। बैजानी हपी नाला, बैगनी जामुनी नीला, नहीं, बैजानी हपी नाला लिख देते हैं। वैजानी हॉपी नाला। ठीक है? यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इतने रंग हैं। इसमें बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, जिस कारण से विचलन सबसे ज्यादा, और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, जिस कारण से इसका विचलन सबसे कम। एक चीज आप ध्यान देंगे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? तो सबसे ज्यादा अगर बैगनी दिया हो तो बैगनी कह देंगे, लेकिन बैगनी नहीं दिया गया है तो बैगनी के जस्ट ऊपर देखेंगे कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य इन सभी के सापेक्ष कम है उसी का विचलन सबसे ज्यादा होगा। ऑब्जेक्टिव में इसका चर्चा हम एक बार किए हुए हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव को जरूर देखेंगे। ठीक है? आइए, इस तरह से आपने देख लिया क्या चीज कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारे तो ये अपने अवयवी रंगों में बट गया। अवयवी रंगों में बटने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहेंगे। विक्षेपित वर्ण को एक स्क्रीन पर यानी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो एक रंगीन पट्टी मिलती है। इसी रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट के नाम से जानते हैं। ठीक है? चलिए, इसमें विचलन किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज जो होता है लाल होता है, क्यों होता है? दूसरी बात है, पूछा जाए खतरे का निशान जो होता है लाल होता है, क्यों होता है? बस कारण यह है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से वो दूर से ही दिख जाता है, जिस कारण से खतरे का निशान क्या होता है? लाल होता है। ठीक है? चलिए, इसमें आगे सम्मिश्रण स्पेक्ट्रम हम लोग स्पष्ट कर लिए हैं। आगे दिया है कि रंगों को देखना, तो विभिन्न रंगों को आखिर किस प्रकार देखा जा सकता है, क्या देखा जाता है, इसे समझना जो है काफी अधिक आवश्यक होता है। तो मनुष्य की आंख की रेटिना जो होता है ना, दृष्टि पटल होता है, उसमें प्रकाश संवेदी अनेक तंत्रिका तंतु होते हैं, और ये तंत्रिका तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक छड़ होता है और दूसरा क्या होता है? शंकु होता है। और छड़ जो होता है, छड़ आकृति के जो तंतु होता है, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। तो पूछा जाए कि मानव नेत्र में प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी कौन सा भाग होता है, तो कहेंगे कि तंत्रिका तंतु। तो कौन सा तंत्रिका तंतु जी? तो
उसके लिए क्या कह देंगे, छौर। छौर आकृति का जो होता है ना, वो प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि शंकु जो होता है ना, ये रंग परिवर्तन की समझ और अवगमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो छौर का काम क्या है, प्रकाश की तीव्रता, और शंकु का काम क्या है, शंकु का काम क्या है कि रंग परिवर्तन में समझ के अवगमन और उसके बोध हेतु होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है। और ये छोटे छोटे छड़ तथा शंकु जो है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेत में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। अब देखिए, किसी कारणवश यदि शंकु में परिवर्तन हो गया तो रंग को हम पहचानने में सक्षम नहीं होंगे, और हमें एक विशेष बीमारी हो जाए जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे, यानी कि वर्णांधता कहेंगे। अर्थात पूछा जाए कि वर्णांधता होता क्या है, तो कह देंगे कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आंख की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना, क्षण जो होता है प्रकाश की तीव्रता को देखने में सक्षम होता है, या उसके लिए उत्तरदायी होता है, तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है, और जो शंकु होता है वो रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो कुछ शंकु जब कम होगा तो ये रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि रंग को पहचानने में और स्पष्ट रूप से दिखाने में सक्षम नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप कुछ रंगों को नहीं देख पाएगा और मनुष्य एक रोग से पीड़ित हो जाएगा, जिसे वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक इंद्रधनुष टॉपिक है जिसे आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, कि प्रकाश जब पुनः पूर्ण रूप से यानी कि अपोजिट वे में सूर्य पे पड़ना शुरू हो जाए तो एक रंगीन चाप बन जाती है। उस चाप को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसकी चर्चा आप लोग एक बार कर लेंगे। आगे दिया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसका कुछ उदाहरण है, जैसे तारों का टिमटिमाना। पूछा जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो कहा जाता है कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाला जो प्रकाश है ना, क्रमिक रूप से कभी बढ़ता है और कभी घटता है। और आंख तक पहुंचने वाले तारे से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो बढ़ता है, तो तारा चमकीला प्रतीत होता है। और जब वह घट जाए तो तारा क्या होता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से बार बार तारों का चमकीला या धुंधला दिखाई देना ही तारों का टिमटिमाना कहलाता है। कभी जैसे ज्यादा प्रकाश आया तो चमकीला, और कम आया तो धुंधला। तो धुंधला और चमकीला बार बार जब होते रहेगा तो हम कहेंगे कि तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो तारे से निकलने वाला प्रकाश जो है निर्वात से होकर के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, और चूंकि पृथ्वी के नजदीक वाले सतह का घनत्व जो होता है अधिक होता है, इसलिए यह माना जाता है कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हर क्षण अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ता है। चूंकि आप प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे कि जब प्रकाश को किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेज रहे हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर मुड़ने का मतलब क्या बताया गया, यहाँ पे तारे जो हैं काफी ऊपर से प्रकाश को प्रवर्तित कर रहे हैं, उत्सर्जित करके भेज रहे हैं। तो ऊपर से जब पृथ्वी के करीब आता है तो पृथ्वी के करीब का घनत्व ज्यादा होता है। तो विरल से सघन में प्रवेश किया, तो विरल से सघन में प्रवेश किया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो बार बार मुड़ेगा, उधर से आएगा, मुड़ेगा मुड़ेगा, ऐसे करते 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 क्या होता है, कभी धुंधला कभी चमकीला, कभी धुंधला कभी चमकीला, और यह क्या होता है जी, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखा जाता है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो तारों की तुलना में ग्रह जो है पृथ्वी से काफी नजदीक है, इसलिए तारों की अपेक्षा ग्रह का आकार जो है वो बड़ा मालूम पड़ता है। अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाले जो प्रकाश की तीव्रता है वो अधिक होती है। और यदि ग्रह को बिंदु साइज में अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लिया जाए तो सभी बिंदु जो है साइज में प्रकाश स्रोतों से हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तित और औसत मान्य क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। अतः ग्रह जो है बिल्कुल टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से कई घटनाओं को दिया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो क्षितिज है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। क्षितिज जो है वास्तविक गहराई से उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आप देख रहे हैं कि विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है तो अविलंब की ओर आएगा, लेकिन जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर भागेगा, जिस कारण से अपने वास्तविक पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। इस चीज को चर्चा कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधे हमारे पास नहीं आती है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस के अणु और परमाणु जो होते हैं ना, उनसे टकराते हुए आती है। तो उनसे टकराने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की जो ऊर्जा है, तीव्रता है, जो वेग है, वो टकराने के कारण कुछ ना कुछ अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, तो गैसों के अणु एवं परमाणुओं के द्वारा। और जैसे ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देता है, तो ये फैल जाता है। यानी कि जैसे ऊपर से आया आया तो किसी गैस अणु से टकराया, और टकराने के बाद जितनी तीव्रता के साथ आ रही थी, टकराने के बाद क्या तीव्रता बनी रहेगी, नहीं,
कुछ ना कुछ अवशोषित कर लिया जाएगा और पुनः ये क्या होगा, इसके द्वारा छोड़ दिया जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा, तो इसकी तीव्रता में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर ये टकराया, फिर ऐसे ये फैलता हुआ चला जाता है, बात समझ रहे ना। फिर इससे टकराया और ये फैलता हुआ इस तरह से, और जब जितना तीव्रता से ऊपर से आ रहा था उतना तीव्रता में नीचे नहीं आएगा, धीरे 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 क्या होते चला जाएगा, ये कम होते चला जाएगा और काफी कम होने के बाद हमारे पास पहुंचता है। तो कण से टकराना, अवशोषित करना और पुनः इसे छोड़ देना, फिर दूसरे कण से टकराना, अवशोषित करना और इन्हें छोड़ देना, यह प्रक्रिया जो है कंटिन्यू जारी रहता है और यही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो प्रकाश के सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा है सभी हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। अगर वो सभी के सभी पृथ्वी पे सीधे पहुंचना शुरू हो जाए तो हमें लग रहा है कि पृथ्वी पर कोई किसी जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है क्यों, तो कहेंगे कि नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण इसका रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। गहरे समुद्र के जल का रंग सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना इत्यादि कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिससे हम क्या है पहले से परिचित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे दिया हो कि प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित रैले के नामक वैज्ञानिक ने पाया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। तीव्रता जो है वह तरंग दैर्ध्य के चौथे घात के, तीव्रता जो है तरंग दैर्ध्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह रेले का प्रकीर्णन संबंधित नियम है, इस चीज को आप लोग एक बार देख लेंगे। आगे दिया है कि टिंडल प्रभाव। तो जब कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला जो प्रभाव है उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाता है कि टिंडल प्रभाव के कारण जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन इन कणों को क्या कर देता है, दृश्य बना देता है। देखिएगा कि जब अंधेरा कमरा रहता है या उसमें धूल कण भरे हुए हैं, धुआं भरा हुआ है, अब बाहर से किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है तो देखिएगा कि जिस तरह से पतला मतलब होल है उसी के अकॉर्डिंग प्रकाश आता है और उस होल के माध्यम से आने वाले प्रकाश के अंदर जब देखते हैं तो कण जो है चमकता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई हुआ देता हुआ प्रतीत होता है। ये टिंडल प्रभाव के कारण ऐसा होता है। घने जंगल को वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जंगल में कुहासों में भी जल की बूंद, सूक्ष्म बूंदे जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। इस तरह से अनेकों घटनाएं देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हो सकता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो इस बातों की चर्चा कर लेते हैं। चूंकि नीला का तो चर्चा किया है, अब पूछा जाए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई क्यों देता है, तो अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है। आप जानते हैं अभी चंद्रयान गया था तो आप देखे होंगे कि इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान जो है उसका पहिया जैसे जैसे चल रहा है उस पर इसरो भारत लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसके पहले भी छोड़ा गया था उसके भी निशान अभी तक बने हुए हैं, या कोई अन्य देश भी भेजा था पहले भी जो दूसरे पोल पर दूसरे पोजीशन पर था तो उसके निशान अभी तक मिटे हुए नहीं है। कारण क्या है कि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो वायुमंडल नहीं है इसलिए वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता है, और जहां प्रकीर्णन नहीं होता है वहां आकाश का रंग क्या होता है, वहां से देखने के फलस्वरूप आकाश का रंग क्या होता है, काला दिखाई देता है। अर्थात जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाकर के आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां वायुमंडल उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है। आगे दिया है कि बादल का रंग सफेद होता है क्यों, अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो क्षितिज होता है वो रक्ताभ प्रतीत होता है क्यों। ठीक है, या सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है क्यों, पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला दिया है कि खतरा का संकेत लाल होता है क्यों। ठीक है, तो इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग पहले से कर चुके हैं और इससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार ध्यान दें, बनाएं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, आप कमेंट करके बताएंगे। इसमें जिस पॉइंट में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है उस पॉइंट की चर्चा करेंगे, उस पॉइंट को मैं फिर से उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस इससे संबंधित आप बनाएं और उस क्वेश्चन में जहां कठिनाई हो रही है यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर बताएंगे। आपके किताब से जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, बने रहें आपके अपने चैनल एडमिटेड बाय सोनू सर पे। धन्यवाद।